नमस्कार, जोहार। मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उससे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं आज की सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों को। झारखंड बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी। JACResults.com पर करें चेक। झारखंड बोर्ड 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर आ गई है। JAC 12th रिजल्ट 2026 आखिरकार जारी कर दिया गया है। जो छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे वे अब अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। लंबे इंतजार के बाद आए इस रिजल्ट ने छात्रों की धड़कनें तेज कर दी थी, लेकिन अब सब साफ हो गया है। झारखंड बोर्ड 12वीं के तीनों स्ट्रीम का रिजल्ट एक साथ जारी किया गया। परिणाम आधिकारिक वेबसाइट JACResults.com पर चेक किया जा सकता है। इसके अलावा डिजी लॉकर पोर्टल results.digilocker.gov.in पर भी परिणाम चेक किया जा सकता है। विद्यार्थी रोल नंबर और रोल कोड डालकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इस साल कक्षा 12वीं की परीक्षा 3 फरवरी से लेकर 23 फरवरी के बीच आयोजित कराई गई थी। जैक 10वीं से पहले 8वीं, 9वीं और 11वीं का रिजल्ट भी जारी कर चुका है। सारंडा में मधुमक्खियों के हमले में 4 CRPF जवान घायल। मलेरिया और डेंगू का भी खतरा। झारखंड के सारंडा के घने जंगलों में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों के सामने अब दोहरी चुनौती खड़ी हो गई है। नक्सलियों की गोली और IED के खतरे के साथ साथ प्रकृति के अदृश्य जोखिम भी जवानों के लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। मलेरिया फैलाने वाले मच्छर और मधुमक्खियों के हमले अभियान को और जटिल बना रहे हैं। बुधवार सुबह मधुमक्खियों के हमले में CRPF के 4 जवान घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल इलाज के लिए मनोहरपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। चिकित्सकों के अनुसार सभी की स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। सरंडा क्षेत्र में तैनात जवान ऐसे वातावरण में काम कर रहे हैं जहां हर कदम पर खतरा मौजूद है। एक ओर नक्सलियों द्वारा बिछाए गए IED कभी भी जानलेवा साबित हो सकते हैं, वहीं दूसरी ओर मलेरिया का प्रकोप भी गंभीर चिंता का विषय बना है। कोडरमा में दीवार गिरने से ऑटो चालक की मौत। कील ठोकते समय दीवार के साथ गिर गए गड्ढे में, सिर में लगी गंभीर चोट। कोडरमा जिले के जयनगर थाना क्षेत्र के कंद्रपडीह गांव में बुधवार सुबह एक ऑटो चालक की दीवार गिरने से मौत हो गई। मृतक की पहचान 47 वर्षीय अशोक रजक उर्फ चंगना, पिता स्वर्गीय बनवारी रजक के रूप में हुई है। अशोक रजक बुधवार सुबह अपने घर की लगभग 8 फीट ऊंची दीवार में कील ठोक रहे थे। दीवार के ठीक दूसरी ओर एक गहरा गड्ढा था। कील ठोकने के दौरान दीवार हिलने लगी और गड्ढे की ओर गिरने लगी। पहले दीवार का आधा हिस्सा गड्ढे में गिरा। इसी दौरान अशोक का संतुलन बिगड़ गया और वो भी दीवार के साथ गड्ढे में जा गिरे। इससे पहले कि वो संभल पाते, दीवार का बचा हुआ आधा हिस्सा भी उनके ऊपर गिर गया। अशोक मलबे के नीचे दब गए और उनके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। उनकी पत्नी के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर जमा हुए। ग्रामीणों ने मलबे को हटाकर अशोक को गड्ढे से बाहर निकाला। तत्काल उन्हें सदर अस्पताल कोडरमा ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक अपने पीछे पत्नी, एक पुत्र और एक पुत्री छोड़ गए हैं। धनसार में घर में घुसकर किशोरी से रेप, अकेले थी पीड़िता। धनबाद जिले के धनसार थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 14 साल की किशोरी को घर में अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने नई दिल्ली कॉलोनी निवासी लवकुश यादव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी फिलहाल फरार है और पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। जानकारी के अनुसार पीड़िता घर पर अकेली थी, जिसका फायदा उठाकर आरोपी लवकुश यादव उसके घर में घुस गया। किशोरी के साथ गलत काम करने के दौरान जब उसने शोर मचाया तो आसपास के लोग तुरंत वहां पहुंच गए। लोगों को जुटता देख आरोपी मौके से भाग गया। बताया जा रहा है कि आरोपी मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और यहां किराए पर रहता था। घटना की खबर जैसे इलाके में फैली, स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। गुस्से में भीड़ ने आरोपी लवकुश यादव की कार में जमकर तोड़फोड़ की। मौके पर तनाव की स्थिति को देखते हुए धनसार थाने की पुलिस तुरंत वहां पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा। थाना प्रभारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। 11 मई तक झारखंड में बदला रहेगा मौसम। रांची, रामगढ़, हजारीबाग और बोकारो में हल्की बारिश, येलो अलर्ट जारी। झारखंड में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल चुका है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और राज्य के ऊपर सक्रिय टर्फ लाइन के कारण पिछले 24 घंटे में रांची समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई। इसका असर ये हुआ कि अधिकतम तापमान में एक ही दिन में करीब 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई। रांची का अधिकतम तापमान घटकर 29.4 डिग्री पर पहुंच गया, जो सामान्य से लगभग 7.7 डिग्री कम है। राज्य के कई जिलों में तापमान 30 डिग्री के आसपास सिमट गया है, जिससे मई में फरवरी जैसी ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 6 से 11 मई तक राज्य के अधिकांश
अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। आज रांची, रामगढ़, हजारीबाग और बोकारो समेत कई जिलों में बारिश के आसार हैं। सुबह से कई जिलों में बादल छाए हुए रहे और दोपहर बाद मौसम का मिजाज बदला, जिससे कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है। इधर 7 मई को संथाल, परगना और दक्षिण पूर्वी जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होगी, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 8 मई को पश्चिमी झारखंड को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में बारिश होगी। वहीं 9 से 11 मई तक 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। अगले 2 दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री की ओर गिरावट संभव है। पिछले 24 घंटे में राज्य के कई हिस्सों में जोरदार बारिश दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार साइक्लोनिक सर्कुलेशन और स्थानीय हीटिंग के प्रभाव से बादल बन रहे हैं। यही स्थिति पूरे सप्ताह बनी रह सकती है। उत्पाद सिपाही पेपर लीक के आरोपियों की बेल पर फैसला सुरक्षित। उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 166 आरोपियों की जमानत पर अपर न्यायायुक्त योगेश की अदालत में बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रखा है। उल्लेखनीय है कि गत 11 अप्रैल को उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के आरोप में 166 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें अधिकांश परीक्षार्थी हैं। पुलिस ने सभी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया था। देवघर में अज्ञात युवक का शव मिला, सिर चेहरे पर चोट के निशान। पुलिस जांच में जुटी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। देवघर जिले के मधुपुर अनुमंडल अंतर्गत आम तल्ला गांव में बुधवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब जोरिया के समीप एक अज्ञात युवक का शव बरामद किया गया। ग्रामीणों ने जैसे ही शव को देखा तुरंत इसकी सूचना मधुपुर थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मृत युवक की उम्र करीब 24 साल बताई जा रही है। हालांकि उसकी पहचान नहीं हो पाई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक के सिर और चेहरे पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं, जिसे मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। प्रारंभिक तौर पर पुलिस हत्या की आशंका से भी इनकार नहीं कर रही है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। पुलिस आसपास के ग्रामीणों और राहगीरों से पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक युवक की पहचान से जुड़ी कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिससे मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सके। मधुपुर थाना पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि युवक की मौत कैसे हुई। सरायकेला के चांडिल वन क्षेत्र में हाथी के बच्चे की संदिग्ध मौत, करंट लगने की आशंका। सरायकेला खरसावा जिले के चांडिल वन क्षेत्र अंतर्गत तिरुलडीह गांव में एक हाथी के बच्चे की संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला सामने आया है। कुईरी टोला स्थित सभा नदी के समीप बीती रात इस घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। सुबह होते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और मृत हाथी को देखने के लिए भारी भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों के अनुसार हाथी का बच्चा रात में ही मृत अवस्था में पाया गया था। घटनास्थल की स्थिति को देखते हुए मौत के कारणों को लेकर कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मौत किन परिस्थितियों में हुई। ग्रामीणों के बीच चर्चा है कि हाथी के बच्चे की मौत बिजली के करंट की चपेट में आने से हो सकती है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और वन विभाग की जांच के बाद ही वास्तविक कारण सामने आ सकेगा। गोड्डा में ऑपरेशन के दौरान आदिम जनजाति की गर्भवती की मौत, ग्रामीणों का हंगामा। गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र के कोडो बाजार स्थित सारे टोला में संचालित सन लाइफ हेल्थ केयर में ऑपरेशन के दौरान एक गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका आदिम जनजाति पहाड़िया समुदाय से बताई जा रही है, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और समुदाय के लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। घटना के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने कोडो बाजार मुख्य सड़क को जाम कर दिया और स्वास्थ्य केंद्र के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रसव के दौरान गंभीर लापरवाही बरती गई, जिसके कारण महिला की जान चली गई। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि सन लाइफ हेल्थ केयर फर्जी तरीके से संचालित किया जा रहा था। यहाँ न तो पर्याप्त चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध थी और न ही योग्य डॉक्टर मौजूद थे। बिना आवश्यक मानकों का पालन किए ऑपरेशन किए जाने की भी बात सामने आ रही है, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। झारखंड में बीएड, एमएड और बीपीएड पर प्रवेश परीक्षा स्थगित। 10 मई को नहीं होगी परीक्षा। झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। राज्य में आगामी 10 मई 2026 को आयोजित होने वाली बीएड, एमएड और बीपीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने अपरिहार्य कारणों का हवाला देते हुए परीक्षा को अगले आदेश तक टालने का निर्णय लिया है। इस संबंध में परिषद ने मंगलवार को आधिकारिक सूचना जारी कर दी। जारी नोटिस के अनुसार पहले ये परीक्षा 10 मई 2026 को राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होनी थी, लेकिन अब इस तिथि को परीक्षा नहीं ली जाएगी। परिषद ने स्पष्ट किया है कि नई परीक्षा तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी, जिसकी जानकारी अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट और समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाएगी। परीक्षा स्थगित होने से हजारों अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बन गई है। कई छात्र लंबे समय से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और अंतिम चरण की तैयारी में जुटे थे। अचानक परीक्षा टलने से उनकी रणनीति पर असर पड़ा है। हालांकि परिषद के इस निर्णय को देखते हुए अभ्यर्थियों को अब अतिरिक्त समय मिल गया है, जिसका उपयोग वे अपनी तैयारी को और मजबूत करने में कर सकते हैं।
गुमला में फर्जी अधिकारी बनकर किसान से की 50,000 की ठगी। झारखंड के गुमला जिले से ठगी का मामला सामने आया है, जहां एक जालसाज ने खुद को कृषि विभाग का अधिकारी बताकर किसान को शिकार बना दिया। सदर थाना के तिरा डुमर टोली गांव निवासी किसान रुपेश उरांव से करीब 50,000 रुपए ठग लिया। पीड़ित किसान ने सदर थाना पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। रुपेश उरांव ने बताया कि बीते शनिवार को वो पटना में था, तभी उसके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को कृषि विभाग का अधिकारी बताया और कहा कि उसकी मां के नाम पर महुआ और धान की खेती के लिए सरकारी योजना स्वीकृत हुई है। ठग ने यह भी भरोसा दिलाया कि बोरिंग के लिए 55,000 रुपए की राशि दी जाएगी, जिससे खेती में सुविधा होगी। योजना का लाभ दिलाने के नाम पर उसने पहले QR कोड भेजकर 8,630 रुपए ट्रांसफर कराए। इसके बाद अलग अलग योजनाओं और सब्सिडी का हवाला देकर 6 किश्तों में करीब 50,000 रुपए और ऐंठ लिए। रुपेश ने बताया कि पैसे ट्रांसफर करने के बाद आरोपी ने फोन उठाना बंद कर दिया, तब जाकर उसे ठगी का एहसास हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रांची रिंग रोड पर भीषण हादसा, ट्रक की टक्कर से कार पलटी, परिवार के कई सदस्य घायल, 2 की हालत गंभीर। राजधानी रांची के रिंग रोड स्थित मनातू के पास बुधवार सुबह एक भीषण सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें एक ही परिवार के कई लोग घायल हो गए। हादसे में 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार औरंगाबाद से एक परिवार मारुति अर्टिगा वाहन से शादी समारोह में शामिल होने के लिए रांची जा रहा था। इसी दौरान तितला ब्रिज के पास विपरीत दिशा से आ रहे एक बोरिंग ट्रक ने अर्टिगा को सामने से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अर्टिगा वाहन पलट गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। वाहन में सवार सभी लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं इस संबंध में थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। गिरिडीह कोल साइडिंग में हिंसक झड़प, पथराव, मारपीट और वाहनों में तोड़फोड़, चाकूबाजी में युवक मरा, शव लेकर घटनास्थल पहुंचे लोग। गिरिडीह के CCL एरिया स्थित CP साइडिंग में मंगलवार रात कथित कोयला चोरों और साइडिंग कर्मियों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान जमकर पथराव, मारपीट और वाहनों में तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि चाकूबाजी तक नौबत आ गई। चाकूबाजी में गंडीहा निवासी दिलीप दास नामक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। हालात को नियंत्रित करने के लिए मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मृतक के भतीजे आशीष दास ने इस मामले में CCL अधिकारी राम सागर समेत करण, विकास, असगर, अख्तर और बालदेव पर साजिश के तहत हत्या का आरोप लगाया है। आशीष के अनुसार दिलीप दास मंगलवार शाम शौच के लिए घर से निकले थे। कबरीबाद खंडिहा क्रशर की ओर गए थे। इसी दौरान आरोपियों ने उन्हें घेर लिया और चाकू से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने इसे सुनियोजित हत्या करार देते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं दूसरी ओर साइडिंग और क्रशर में तैनात कर्मियों ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। कर्मी राम सागर ने बताया कि मंगलवार रात करीब 40 से 50 कथित कोयला चोरों ने कोयला लदे हाईवा वाहनों को रोक लिया था। जब साइडिंग कर्मी वहां पहुंचे तो उन पर हमला कर दिया गया। देवघर में काली पूजा के दौरान हुई झड़प, 2 पक्षों की बहस हिंसक झड़प में बदला युवक पर धारदार हथियार से हमला। देवघर जिले के जसीडीह थाना क्षेत्र स्थित गिधनी गांव में काली पूजा के दौरान 2 पक्षों के बीच हुई कहासुनी ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। मंगलवार देर रात चल रहे सामुदायिक आयोजन के बीच किसी बात को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार माहौल इतना बिगड़ गया कि दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। इसी दौरान गांव के विकास महता को निशाना बनाते हुए हमलावरों ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि उनके सिर पर फर्शी से वार किया गया था, जिससे वे गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही गिर पड़े। घटना के बाद पूजा स्थल पर अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। स्थानीय लोगों और परिजनों ने तत्परता दिखाते हुए घायल विकास महता को देवघर सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। चिकित्सकों ने उनकी हालत गंभीर बताई है। घायल की पत्नी रेखा देवी ने आरोप लगाया है कि हमला पुरानी रंजिश के चलते किया गया है। बंगाल में जनता को डराकर भाजपा ने जनमत लूटा, सेना भेज बनाए युद्ध जैसे हालात, मिथिलेश ठाकुर। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सह पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जनता के जनमत का सम्मान करते हुए वे नई सरकार को बधाई देते हैं, लेकिन जिस तरह एक देश दूसरे देश पर हमला करने के लिए सेना भेजता है, उसी तरह का माहौल बंगाल चुनाव में बनाया गया। उनके अनुसार ये चुनाव नहीं बल्कि युद्ध जैसी स्थिति थी, जिसमें सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर भाजपा ने जीत हासिल की। मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ऐसा माहौल बना दिया गया था कि आम जनता में भय का वातावरण पैदा हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता के जनमत को डर के जरिए प्रभावित किया गया और चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष नहीं रहने दिया गया।
उन्होंने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल भाजपा के लिए एक बड़ा लक्ष्य था और अब उन्हें आशंका है कि अगला निशाना तमिलनाडु या केरल हो सकता है। उन्होंने संकेत दिया कि आने वाले समय में अन्य राज्यों में भी इस तरह की रणनीति अपनाई जा सकती है। बोकारो समेत 3 जिलों में 500 बेड वाले अस्पतालों के लिए 1.63 अरब की मंजूरी। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य में चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य योजना के तहत बोकारो, जमशेदपुर और दुमका में 500 बेड वाले अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के निर्माण और विकास के लिए कुल 1.63 अरब की राशि मंजूर की गई है। अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस राशि का वितरण तीनों जिलों में अलग अलग किया गया है। बोकारो जिला में 500 बेड वाले मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भवन के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जमशेदपुर के साक्षी स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में 500 बेड के नए अस्पताल भवन के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। दुमका मेडिकल कॉलेज में 500 बेड वाले अस्पताल भवन के निर्माण के लिए 13,67,40,438 रुपए दिए गए हैं। इस राशि का उपयोग केवल नए भवन बनाने में ही नहीं बल्कि अस्पतालों के नवीनीकरण, मरम्मत, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, मशीनरी, उपकरण, फर्नीचर और कंप्यूटर की खरीद में भी किया जाएगा। परियोजना के सही तरीके से संचालन के लिए रांची के सिविल सर्जन को आहरण एवं संवितरण पदाधिकारी बनाया गया है। चतरा में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आकर युवक की हुई मौत। झारखंड के चतरा जिले से सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है। वशिष्ठ नगर थाना क्षेत्र के मुरैनवा में तेज रफ्तार ट्रक के चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। हादसे में मरने वाले व्यक्ति की पहचान हो गई है। मृतक गोपाल यादव का 23 वर्षीय पुत्र विकास कुमार यादव था। बताया जा रहा है कि वो एक शादी समारोह में शामिल होकर अपने घर लौट रहा था, तभी यह हादसा हो गया। इस घटना के विरोध में NH 22 लगभग 2.5 घंटे तक जाम रहा। रात करीब 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक जाम रहा। इस दौरान सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यातायात बाधित रहा। नाबालिग लड़की का सरेरा अपहरण, कार सवार युवकों पर FIR। जामताड़ा थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार लड़की अपनी मां के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे गांव के ही कुछ युवकों ने उसे जबरन अगवा कर लिया। लड़की के पिता ने इस संबंध में थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित पिता के लिखित शिकायत के मुताबिक मोहड़ा गांव निवासी अरशद अंसारी अपने 2 अन्य सहयोगियों के साथ कार से आया और सरेरा उनकी बेटी को जबरन गाड़ी में बिठाकर फरार हो गया। परिजनों का आरोप है कि मुख्य आरोपी अरशद अंसारी काफी समय से लड़की को अगवा करने की धमकी दे रहा था। शिकायत में यह भी आशंका जताई गई है कि अपहरण के पीछे दुष्कर्म और जबरन शादी की साजिश हो सकती है। जामताड़ा थाना पुलिस ने मामले में कांड संख्या 58/2026 के तहत आरोपी और उसके सहयोगियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कर ली है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। बहन की डोली उठते ही भाई ने सजा दी पिता की अर्थी, कुदाली से काट डाला। जामताड़ा जिले के करमाटांड़ थाना क्षेत्र के रामपुर माधोपुर गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां बेटी की शादी की खुशियां महज 24 घंटे के भीतर मातम में बदल गई। रविवार को जिस घर में शहनाइयां गूंज रही थी, मंगलवार को उसी घर से पिता की अर्थी उठी। आरोप है कि बड़े बेटे ने नशे की हालत में अपने ही 60 वर्षीय पिता गोविंद राय की कुदाली से हत्या कर दी। मृतक की पत्नी कुंती देवी ने बताया कि उनकी बेटी आशा राय की शादी रविवार रात को धूमधाम से संपन्न हुई थी और सोमवार सुबह उसकी विदाई हुई। शादी के बाद घर में सब कुछ सामान्य और शांतिपूर्ण था। परिवार अभी शादी की खुशियों से उबर भी नहीं पाया था कि अचानक यह दर्दनाक घटना हो गई। मंगलवार को किसी बात को लेकर गोविंद राय और उनके बड़े बेटे ललित राय के बीच विवाद शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों ही नशे की हालत में थे। विवाद बढ़ता देख छोटे बेटे अशोक राय ने हस्तक्षेप किया और दोनों को अलग अलग कमरों में भेज दिया ताकि मामला शांत हो सके। लेकिन कुछ देर बाद विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि ललित राय ने कुदाली उठाकर अपने पिता पर हमला कर दिया। जब परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे तो गोविंद राय का शव जमीन पर खून से लथपथ पड़ा मिला, जिससे पूरे घर में कोहराम मच गया। घटना की सूचना मिलते ही SDPO विकास आनंद लगोरी, प्रभारी विकास कुमार तिवारी और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम के चंदन कुमार, संजीव कुमार और रामकृष्ण मुर्मू ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और हत्या में प्रयुक्त कुदाली को जब्त किया गया। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी बेटे ललित राय को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हेल्थ प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग व DPR के लिए 18 करोड़ जारी। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विभिन्न योजनाओं में विशेषज्ञों और परामर्शदाताओं की सेवाओं के लिए 18 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी दे दी है। अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार ये राशि विभाग की योजनाओं के बेहतर संचालन और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खर्च की जाएगी। इसके तहत प्रभावी विश्लेषण, DPR तैयार करना, थर्ड पार्टी निरीक्षण, टेलीमेडिसिन सेवाएं और ऑडिट जैसे कार्य कराए जाएंगे। ये सेवाएं केंद्र प्रायोजित योजनाओं सहित विभाग की अन्य परियोजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद करेंगी। स्वीकृत 18 करोड़ रुपए की राशि को 2 हिस्सों में बांटा गया है। इसमें 15 करोड़ रुपए शहरी स्वास्थ्य
सेवाओं के अंतर्गत प्रशासन और परामर्श शुल्क के लिए दिए गए हैं। वहीं 3 करोड़ रुपए जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के तहत परामर्श सेवाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। गैस संकट के बीच टाटा स्टील का बड़ा कदम, हाइड्रोजन तकनीक से हो रहा उत्पादन। इजरायल, अमेरिका व ईरान के बीच जारी तनाव के कारण दुनिया भर में एलपीजी व प्रोपेन गैस का संकट हो गया है। इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी पड़ रहा है। इस स्थिति में निपटने के लिए टाटा स्टील ने अपने कुछ प्रमुख डाउन स्ट्रीम प्लांट में नई तकनीक अपनाई है। कंपनी ने CRM-12 ट्यूब्स डिवीजन, टिन प्लेट व वायर डिवीजन में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के मिश्रण यानी HNX का उपयोग कर उत्पादन की शुरुआत की है। कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट उज्जवल चक्रवर्ती के अनुसार गैस की कमी को देखते हुए अप्रैल में शटडाउन लेकर सिस्टम को अपग्रेड किया गया ताकि उत्पादन प्रभावित ना हो। एक को साधिए, झारखंड में सब सध जाएगा। राधा कृष्ण किशोर का के राजू को पत्र लिखा, प्रदेश कांग्रेस राज्य में जन मुद्दों से दूर। झारखंड कांग्रेस में लंबे समय से चल रही अंदरूनी खींचतान अब खुलकर सामने आ गई है। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने एक को साधिए, झारखंड में सब सध जाएगा जैसे तीखे बयान के साथ प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने प्रदेश प्रभारी के राजू को पत्र लिखकर संगठन की दिशा और कार्य प्रणाली पर गंभीर चिंता जताई है। इस बयान और पत्र के बाद पार्टी के भीतर सियासी हलचल तेज हो गई है। इसे नेतृत्व के खिलाफ खुली नाराजगी के रूप में देखा जा रहा है। राधा कृष्ण किशोर ने अपने पत्र में स्पष्ट कहा है कि केवल संगठन का आकार बढ़ाने से पार्टी मजबूत नहीं हो सकती। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश कमेटी के सदस्यों की संख्या 314 से बढ़कर 628 भी कर दी जाए तब भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा यदि पार्टी जनता से जुड़े मुद्दों पर आवाज नहीं उठाएगी। उनका कहना है कि प्रदेश कांग्रेस स्थानीय और संवेदनशील मुद्दों पर लगातार मौन बनी हुई है। ये पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। राधा कृष्ण किशोर ने जेटेट परीक्षा से भोजपुरी और मगही भाषा हटाने के फैसले, हजारीबाग के विष्णुगढ़ में नाबालिग से दुष्कर्म और 3 अल्पसंख्यकों की हत्या जैसे मामलों पर प्रदेश नेतृत्व की चुप्पी को समझ से परे बताया। उन्होंने कहा कि पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, गोड्डा, धनबाद और बोकारो जैसे जिलों में इन भाषाओं का व्यापक उपयोग होता है। इसके बावजूद इसे बड़ा जन मुद्दा नहीं बनाया गया। उनका आरोप है कि इन गंभीर घटनाओं पर पार्टी की सक्रियता जमीन पर नजर नहीं आई। फर्जी लाभुकों पर होगी कार्रवाई, गलत पेंशन लेने वालों से होगी वसूली। रांची जिला प्रशासन ने वृद्धावस्था, विधवा और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए बड़ा अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। जिले में 15 मई से 30 मई तक विशेष सत्यापन अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत सभी पेंशन लाभुकों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जांच के दौरान यदि कोई लाभुक अपात्र पाया जाता है या गलत जानकारी देकर पेंशन लेने का मामला सामने आता है तो उसका नाम योजना से हटा दिया जाएगा। साथ ही अब तक ली गई पेंशन राशि की वसूली भी की जाएगी। प्रशासन की ओर से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग जांच व्यवस्था तैयार की गई है। ग्रामीण इलाकों में पंचायत सचिव और सहिया की मदद से लाभुकों का सत्यापन किया जाएगा। वहीं शहरी क्षेत्रों में राजस्व कर्मियों और अन्य कर्मचारियों की टीम घर घर जाकर जांच करेगी। सत्यापन के दौरान लाभुकों की पात्रता, जीवित होने की स्थिति और आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जाएगी। जांच प्रक्रिया के लिए NSAP PPS पोर्टल से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि पोर्टल से मिले डेटा के आधार पर संदिग्ध और अपात्र लाभुकों की पहचान की जाएगी। सत्यापन के दौरान दस्तावेजों और रिकॉर्ड का मिलान भी किया जाएगा ताकि योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। बोकारो के चीरा चास थानेदार समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड, आरोप संगीन है। बोकारो में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने चीरा चास थाने की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीणा ने तत्काल जांच के आदेश दिए, जिसके बाद 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। 5 मई 2026 को वायरल हुए एक वीडियो में पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए गए थे, जिसे देखते हुए चास के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया। जांच में सामने आया कि 4 मई 2026 की शाम करीब 7:30 बजे चीरा चास थाने क्षेत्र के वीड़ा रिजेंसी के सामने हर्ष पांडे और उनके सहयोगियों द्वारा आरिफ अंसारी के साथ मारपीट की गई थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरिफ अंसारी को घायल अवस्था में पाया। जांच रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि घायल व्यक्ति को तत्काल अस्पताल पहुंचाना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके बजाय उसे थाने लाकर हाजत में डाल दिया गया, जिसे गंभीर लापरवाही माना गया। वहीं वायरल वीडियो में सहायक अवर निरीक्षक संजय कुमार मंडल को थाना परिसर में अनुचित परिधान में देखा गया, जो थाना प्रभारी की निगरानी में कमी और अनुशासनहीनता को दर्शाता है। प्रिंस खान के गुर्गे सैफी का खुलासा, दुबई से डंकी रूट से पहुंचा पाकिस्तान, ISI दे रहा संरक्षण, आतंकी गतिविधियों में लगा रहा पैसे।
प्रिंस खान के गुर्गे सैफी का खुलासा, दुबई से डंकी रूट से पहुंचा पाकिस्तान, आईएसआई दे रहा संरक्षण, आतंकी गतिविधियों में लगा रहा पैसे। धनबाद के वासेपुर का भगोड़ा अपराधी प्रिंस खान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। उसे आईएसआई ने अपनी शहर में एक कैंप में संरक्षण दे रखा है। रंगदारी से मिलने वाला पैसा वो आतंकी गतिविधियों में लगा रहा है। ये खुलासा प्रिंस के खास गुर्गे सैफी उर्फ मेजर ने पुलिस के समक्ष किया है। उसने पुलिस को बताया कि मुंबई में इंटरपोल की दबिश बढ़ने के बाद प्रिंस काफी परेशान रहने लगा था। दुबई से भागने के लिए उसने जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक सहयोगी की मदद ली। उसके साथ वो डंकी रूट से ओमान के रास्ते पाकिस्तान का पंजाब प्रांत चला गया। वहां उसे आईएसआई के द्वारा संचालित जैश ए मोहम्मद के सेंटर में संरक्षण मिला। प्रिंस पंजाब प्रांत में किसके साथ है, सैफी ने इसके बारे में पूरी जानकारी पुलिस को दी है। धनबाद पुलिस का कहना है कि धनबाद से भेजा जा रहे रंगदारी का पैसा से प्रिंस पहले चल अचल संपत्तियां खरीदता था, लेकिन अब वही पैसा आतंकी गतिविधियों में लगा रहा है। ऐसे में प्रिंस को जो भी रंगदारी दे रहे हैं, नाम सामने आने पर उन पर आतंकी को मदद करने के आरोप में कार्रवाई संभव है। सैफी ने पुलिस को यह भी जानकारी दी है कि प्रिंस के दुबई से भागने के बाद उसकी 2 पत्नियां एक साथ दुबई में एक फ्लैट में रह रही हैं। फरारी के दौरान ही प्रिंस ने दूसरी शादी रचाई थी। नोवा मुंडी में जहरीले सांप ने महिला को डसा, सूझबूझ से बची जान। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम के नोवा मुंडी प्रखंड में देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जब रेल फाटक के पास रहने वाली महिला को एक जहरीले सांप ने डस लिया। दर्द और घबराहट से महिला की चीख पुकार से इलाके में अफरा तफरी मच गई। मिली जानकारी के अनुसार राजू सामंत के घर के पास रहने वाली लक्ष्मी कोड़ा को एक जहरीले चित्ती सांप ने डस लिया। सांप ने महिला के बाएं पैर पर हमला किया, जिससे वो दर्द और घबराहट में जोर जोर से चीखने लगी। महिला की चीख सुनते ही पास में मौजूद राजू सामंत ने बिना समय गंवाए बहादुरी और समझदारी का परिचय दिया। उन्होंने तुरंत अपनी मोटरसाइकिल से लक्ष्मी कोड़ा को टिस्को हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की टीम ने तत्काल इलाज शुरू किया। फिलहाल महिला का इलाज आईसीयू वार्ड में चल रहा है और उसकी स्थिति पर डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं। समय पर मिली मदद के कारण एक बड़ी अनहोनी टल गई। टेंडर कमीशन घोटाला, नीरज मित्तल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, आदेश सुरक्षित। टेंडर कमीशन घोटाले के आरोपी नीरज मित्तल की याचिका पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने सभी पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। नीरज मित्तल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर थाने में दर्ज मूल केस में अब तक आरोप पत्र दायर नहीं होने पर पीएमएलए के तहत दर्ज ईसीआईआर केस में सुनवाई स्थगित रखने का आग्रह किया है। प्रार्थी का कहना है कि थाने में दर्ज मूल केस, जिसके तहत ईडी ने उनके खिलाफ ईसीआईआर दर्ज किया है, में अब तक आरोप पत्र पुलिस ने नहीं दाखिल किया है। ईसीआईआर दर्ज होने के कारण कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ रही है, इसलिए ट्रायल भी तेजी से चल रहा है। इस पर रोक लगाई जाए। ईडी की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार दास एवं अधिवक्ता सौरभ कुमार ने पक्ष रखा। तेज रफ्तार हाईवा की टक्कर से महिला की मौत, धनबाद में शादी में जा रहा था परिवार, बाप बेटे की हालत गंभीर, देर रात सड़क जाम। धनबाद के झरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत कतरास मोड़ सिंह नगर के पास सड़क हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके पति और पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार बलियापुर के निपानिया निवासी शत्रुघ्न महतो अपनी पत्नी ममता देवी और पुत्र संतोष महतो के साथ महुदा में एक शादी समारोह में शामिल होने बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान कोयला लदे तेज रफ्तार हाईवा ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ममता देवी ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, जबकि शत्रुघ्न महतो और संतोष महतो सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने तत्काल उन्हें संभाला और पुलिस को सूचना दी। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए और मृतका के शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। लोगों का कहना था कि इस मार्ग पर कोयला लदे हाईवा वाहनों की तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। आक्रोशित लोगों ने हाईवा चालक की गिरफ्तारी और इस मार्ग पर भारी वाहनों के संचालन पर नियंत्रण की मांग की है। स्थिति को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद लोगों को समझाकर जाम हटवाया गया। इस दौरान यातायात काफी देर तक बाधित रहा। इसी तरह और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।